और हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। ये छापेमारी रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली के कई ठिकानों पर हो रही है। आजम खान के ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी में ये रेड की कार्रवाई इस वक्त हो रही है। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में काले धन के इस्तेमाल को लेकर दर्ज मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। आजम खान के खिलाफ दर्ज कई मामलों की लिस्ट ईडी के साथ जो है शेयर की गई थी, जिसे लेकर अब ये कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आजम खान से जुड़े 10 ठिकानों पर कम से कम इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। ये छापेमारी रामपुर में, सहारनपुर में और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर हो रही है। आजम खान का जो ट्रस्ट है और जौहर यूनिवर्सिटी में ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में काले धन का इस्तेमाल हुआ, ये इसको लेकर के मामला दर्ज हुआ। आजम खान के खिलाफ दर्ज कई मामलों की लिस्ट ईडी के साथ शेयर हुई थी और उसके बाद ईडी अब ये कार्रवाई कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। आजम खान के करीब 10 ठिकानों पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी कई अलग शहरों में हो रही है। रामपुर में हो रही है, सहारनपुर में हो रही है और दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त चल रही है, जिसमें आजम खान के ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़ी जगहों पर रेड इस वक्त ईडी की चल रही है। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, ये छापेमारी कब तक मुकम्मल होगी और कब तक कोई इनपुट हमें मिलेगा? देखिए, अभी क्योंकि आज सुबह ये रेड शुरू हुई है और जिस तरीके से जो आरोप ये था कि जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसके निर्माण में कैसे काले धन का इस्तेमाल हुआ, इसको लेकर कई एफआईआर दर्ज हुई थी और ये जो एफआईआर है ये बकायदा ईडी के साथ शेयर की गई थी। बताया जाता है कि कई दर्जन ये एफआईआर है जो ईडी के साथ शेयर की गई थी, कैसे काले धन का इस्तेमाल जो है वो जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में किया गया था। तो आज सुबह जो आजम खान के 10 ठिकानों पर ईडी लगातार रेड कर रही है। इसमें रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली के ठिकाने हैं जहां पर ईडी रेड कर रही है। तो अभी क्योंकि ये कार्रवाई शुरू हुई है, माना जा रहा है कि आज देर शाम तक या कल तक ये रेड चल सकती है और इसके बाद लंबी पूछताछ इस मामले के अंदर होगी, क्योंकि अभी जो रेड हुई है क्या गिरफ्तारियां इसके अंदर होंगी, ईडी जो है इस मामले में किस किस को गिरफ्तार करती है। लेकिन अभी क्योंकि रेड की शुरुआत हुई है, आज सुबह लगभग 7 बजे रेड शुरू हुई है, तो उसके बाद जब पूरा जो डिटेल आएगी, कैसे क्या क्या गड़बड़ियां हुई है, वो तमाम जब डिटेल्स आएंगी उन डिटेल्स इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद ईडी जो है वो आगे की कार्रवाई कर सकती है। कुल मिलाकर एक और मुश्किल आजम खान के लिए ये ईडी की रेड इस वक्त उनके 10 ठिकानों पर चल रही। बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता से, जहां एक भीषण अग्निकांड में 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 लोग घायल हैं। कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट पर एक 4 मंजिला होटल में आज सुबह 2 बजे ये आग लगी और मृतकों में लोग बांग्लादेशी नागरिक भी थे शामिल, जो अपना इलाज करवाने के लिए कोलकाता आए थे। आग लगते ही होटल के अंदर भीषण लपटें उठने लगी। बहुत से लोगों को बाहर निकालने का भी जो है मौका यहाँ पे नहीं मिला। फौरन रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। 9 लोगों को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज भी ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में पता चला कि होटल में आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था, जबकि वहां दर्जनों लोग ठहरे हुए थे। अपना इलाज करवाने के लिए बांग्लादेश के लोग वहां आए हुए थे और इस लापरवाही का वो शिकार बन गए। उन्होंने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। 9 लोगों की जानें गई हैं, 6 लोग और जख्मी हैं, झुलसे हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओंकार, 9 लोगों की तो जानें जा चुकी हैं, अब जो 6 लोग और हैं जो जख्मी हैं, उनके बारे में क्या अपडेट है और इस होटल में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, इसे लेकर के क्या कार्रवाई हो रही है? जी देखिए, अभी तक कुल 15 लोगों को इस होटल से रिकवर किया गया, जिसमें से 9 लोगों का मौत हो गया कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में। इसके अलावा और 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। उनमें से कुछ लोगों का जो हालत है वो गंभीर बताया जा रहा है। उनका मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। और जो आरोप सामने आ रहा है कि इस होटल में प्रॉपर तरीके से आग बुझाने की जो व्यवस्था रहनी चाहिए होटल में, वो व्यवस्था नहीं था,
जैसे कि परसों ही बीरभूम जिला के तारापीठ में ऐसा ही हादसा में 8 लोगों का मौत हो गया और उसके बाद कोलकाता में होटल में आग लगने की वजह से 9 लोगों का मौत हो गया। तो ये काफी बड़ा एक सवाल पैदा हो रहा है, क्या होटल जब बनाया जा रहा था क्या उस पे जो फायर लाइसेंस से लेकर जितने भी जरूरत के सामान है वो क्या सरकार अंदेशा कर रहा था, क्या सरकार नहीं देख रहा था ठीक तरीके से? यही सवाल लगातार पैदा हो रहा है क्योंकि परसों ही बीरभूम जिले के तारापीठ में ऐसा ही एक हादसा में कुल 8 लोगों का जान चला गया और उसके बाद कोलकाता में 9 लोगों का जान चला गया। तो इस पे काफी बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। ये जो घटना आज हुआ, ये घटना रात के करीब 2 बजे का था जब गहरे नींद में सब कोई बॉर्डर थे। तो उसी दौरान ये आग पहले 3rd फ्लोर के एसी के शॉर्ट सर्किट के वजह से लगा, ऐसे ही प्राथमिक सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रहा है और देखते ही देखते पूरा होटल में धुआं फैल गया और धुआं फैल जाने के वजह से सांस लेने में तकलीफ हुआ और जैसे कि 9 लोगों का जान चली गई इस पूरी घटना में। और इस घटना में फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल किया जा रहा है क्योंकि एक आरोप लगातार सामने आ रहा है कि इसमें आग बुझाने के लिए जितने भी जो सामग्री चाहिए होता है वो सामग्री नहीं थे, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। कोलकाता के मिर्जा गलीब स्ट्रीट में रात के करीब 2 बजे की ये घटना है जिसमें से और अब ओंकार एक अभियान शुरू होगा, होटलों में फायर सेफ्टी के इंतजाम को चेक किया जाएगा और फिर सारी बातें ठंडे बस्ते में चली जाएंगे, फिर कोई हादसा होगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन जागेगा, ये सिलसिला चलता रहता है। बहुत शुक्रिया ओंकार हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ चश्मदीदों की बातें आपको सुनवाते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ और उस वक्त वहां पर क्या हालात थे। 9 लोगों का मरने का खबर है जिसमें एक संदीप पासवान जो लड़का काम करता था उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है और एक बच्चा है 4 साल का और 2 फीमेल हैं और 6 जो हैं वो मेल हैं। तो अभी वो मेडिकल हॉस्पिटल में 9 लोगों का बॉडी गया, वहाँ से खबर फ़ोन आया था वहाँ से। ये बहुत ही दुखजनक घटना है और टीएमसी के 15 सालों के कार्यकाल में जितने अवैध निर्माण हुए ये सब उसका परिणाम है कि आप लोग देखें इस बगल में फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड ढूंढने का जगह नहीं है और छोटा छोटा जो कॉमन स्पेस था उसको भी घेर के घर बना दिया गया है और भाड़ा पे देने के लिए कोई अग्निशमन व्यवस्था नहीं है, फायर प्रोटेक्शन का कोई रास्ता यहाँ नहीं, ये नहीं है, कुछ देखा नहीं गया है। कैसे लाइसेंस दिया गया है, यहाँ का काउंसिलर, एमएलए, एमपी सारा लोग इस समय पैसा कलेक्शन कर करके उनका सिर्फ ऐसे ही था कि कैसे टीएमसी का फंडिंग किया जाए। और अब बड़ी खबर रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर, जहां सोरेन सरकार ने देर रात आखिरकार नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में 45 परीक्षाओं पर बड़ा फैसला लिया गया और 39 परीक्षाएं रद्द भी कर दी गई हैं। तो 6 परीक्षाओं को अभी स्थगित कर दिया गया, यानी लगभग छात्रों की अब सभी मांगे मान ली गई हैं। सिर्फ सीबीआई जांच की मांग को छोड़कर ऐसे में आज छात्र आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि झारखंड सरकार के नोटिफिकेशन के बाद बेरोजगार हुए 1975 नौजवानों ने टॉर्च मार्च निकाला, सरकार के फैसले का विरोध किया और आरोप लगाया कि सरकार ने भीड़ के दबाव में आकर यह एकतरफा फैसला लिया है। झारखंड सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। क्या अब खत्म हो जाएगा छात्रों का आंदोलन? 45 परीक्षाओं पर बड़ा फैसला, 1975 लोगों का क्या होगा? हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर। हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए। जीतेंगे, सरकार से भी हम अपील करेंगे, कृपया अपने ये कठोर जो निर्णय लिए हैं उसको वापस ले। रांची में धरने पर बैठे छात्रों को जिस नोटिफिकेशन का इंतजार था, आखिर वो देर रात सोरेन सरकार ने जारी कर दिया है। टीडीपीएल द्वारा करवाई गई ज्यादातर परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं
तो कुछ को स्थगित किया गया है, जिसके बाद आज छात्र आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन के बाद अब करीब 2000 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है, तो दूसरी ओर मामले में अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 25 दिनों से जारी छात्रों के आंदोलन पर आज फैसला हो सकता है, क्योंकि सोरेन सरकार ने छात्रों की लगभग सभी मांगों को मान लिया है। देर रात झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत 45 परीक्षाओं पर बड़ा फैसला हुआ। जेपीएससी, सीडीपीओ समेत 39 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 6 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। 2014 से अब तक हुई परीक्षाओं की गड़बड़ी की जांच सीआईडी से करवाई जाएगी, यानी छात्रों की अब सिर्फ सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हुई है। कल जो है सो सरकार के द्वारा जो हमारी सारी एग्जाम रद्द की गई थी, उसका नोटिफिकेशन आई। हम लोगों ने उसका अध्ययन किया। आज हमारी 10 बजे तक वर्किंग कमेटी का बैठक है, कोर कमेटी का बैठक है। उस बैठक के पश्चात हम लोग आगे की जो भी डिसीजन होगा आप लोग को बताएंगे। ठीक है, अगर सरकार के लिए सीबीआई बहुत दिक्कत लग रही है, जो कि हम लोग का मानना था कि सीबीआई देना चाहिए। सरकार अगर चाह रही है कि सीबीआई नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग का मांग है कि सिटिंग जज की अध्यक्षता में, सिटिंग जज की न्यायिक जांच में जो है चीजों को न्यायिक जांच करना चाहिए। इन परीक्षाओं में हाल की भर्तियों के साथ कई पुरानी परीक्षाएं भी शामिल हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन में साल 2010 से लेकर 2026 तक की अलग अलग भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों को लिस्ट किया है। इनमें कई मामलों में सीआईडी और एसआईटी जांच, न्यायिक कार्रवाई और जेपीएससी, जेएसएससी में सुधार से जुड़े निर्देशों का जिक्र है। इसके अलावा हाल के मामलों के साथ साथ पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं को भी शामिल किया गया है। रद्द की गई परीक्षाओं में ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जैसी भर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉर फॉरेस्ट और कई तकनीकी पदों के लिए भर्तियां शामिल हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जेपीएससी, जेएसएससी में गड़बड़ियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अनुरोध हाईकोर्ट से किया जाएगा। साथ ही जेपीएससी, जेएसएससी में एक इंटरनल विजिलेंस सेल भी बनाया जाएगा। इसके अलावा सीनियर आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में जेपीएससी, जेएसएससी में सुधार के लिए बनाई गई समिति 2 महीने के अंदर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और उसके द्वारा जारी नतीजों को भी रद्द करने की घोषणा की गई है। सोरेन सरकार ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, वादे भी कर दिए, लेकिन इस फैसले से 1975 नौजवानों की नौकरी चली गई है और अब ये लोग सड़कों पर आ गए हैं। दरअसल जिन उम्मीदवारों ने सीजीएल एग्जाम को पास करके नौकरी हासिल की थी, कोर्ट के आदेश पर जिन लोगों को नौकरी मिली थी, अब वो बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में सभी ने न्याय की मांग को लेकर रांची में टॉर्च जुलूस निकाला और सरकार के फैसले को गलत बताया। मूवमेंट पे कल तक हम लोग ऑफिस कर रहे हैं शाम 6 बजे तक, और आप बोलते हैं रद्द। अचानक से क्या कर रहे हैं हम लोग? किसको आप सेटिस्फाई कर रहे हैं? किसको खुश कर रहे हैं? वो भीड़ तंत्र को। एग्जैक्ट 6 लाख वैकेंसी निकलेगी, 2000 की सिलेक्शन होगी, 5 लाख बच्चे उसे रद्द कराना चाहेंगे। वो रद्द को खुश करने के लिए हमारा इंसाफ कौन कर लेगा? सरकार को अपना फैसला वापस लेना होगा। एनीवन इज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस, उस पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा। आप एक पूरे भीड़ को देख के, एक क्राउड को देख के, प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण आप अगर ये डिसीजन ले रहे हैं, तो ये आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं आप कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल, कोर्ट तो हम लोग मूव करेंगे ही, क्योंकि हम लोग को नियुक्ति भी कोर्ट से मिली है और स्टे भी कोर्ट से ही लगेगा। कल तक हम लोग ठीक थे, आज हम लोग को बाहर कर दिया गया है। अन्याय हो रहा, हम लोग का साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नौजवानों का कहना है कि हाईकोर्ट में केस जीतने के बाद ये नौकरी मिली थी। इसी साल जनवरी में कंडीशनल ज्वाइनिंग दी गई। यहाँ तक कि अपॉइंटमेंट लेटर के पीछे लिखा है कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया की जांच जारी रखेंगे। अगर जांच में किसी के खिलाफ गड़बड़ी का कोई सबूत मिलता है तो उसकी नौकरी जाएगी। लेकिन अब सरकार भीड़ के दबाव में एक तरफा फैसला ले रही है। हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर। हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए। तो पोस्ट पर हम जांच कराने के लिए तैयार है। जो बोलिएगा साहब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। सीबीआई जांच कीजिए,
जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर, हम लोग मर जाएंगे। सरकार के फैसले के बाद मैं रोड में आ गया हूँ। फिर यहाँ सोचिए, मैं अपनी माँ और पापा से इन्हें कहना चाहूँगा कि कृपया माँ और पापा आप लोग धैर्य रखें, हम फिर से जीतेंगे। सरकार से भी हम अपील करेंगे। सोरेन सरकार ने हालांकि सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी है। ऐसे में बीजेपी सरकार को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार की तरफ से गठित एसआईटी जांच या सीआईडी जांच से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि इस घोटाले में सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। मैं फिर से कहूंगा सरकार से, अब इधर उधर की बातें मत कर। जिन्होंने लूटा है इस राज्य की जनता और यहाँ के बच्चे, हर किसी को पता है। और जब बच्चे चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि पूरे मामले की आप जांच जेसीसी का हो या जेपीएससी का हो, आप सीबीआई से कराइए, मुझे लगता है कि उससे कम में बच्चों को कोई न्याय नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष सोरेन सरकार को घेर रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। आरोपी अभय तिवारी और उसकी पत्नी और भाई समेत 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की जांच जारी है। ऐसे में देखना होगा कि नोटिफिकेशन के बाद आज छात्र क्या फैसला लेते हैं। उधर पटना में जारी छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच आज आरजेडी का राजभवन मार्च है। पेपर लीक और सिवान में छात्रों पर हुई फायरिंग के खिलाफ तेजस्वी यादव आज मार्च करने वाले। सुबह 11 बजे जेपी गोलंबर गांधी मैदान से तेजस्वी का मार्च शुरू होगा। इसको लेकर आरजेडी ने बड़ी तैयारी की है। वहीं छात्रों की प्रोटेस्ट और तेजस्वी के मार्च के बीच सम्राट सरकार ने शिक्षक भर्ती के साथ साथ रोजगार से जुड़े कई फैसले लिए हैं। आरजेडी के हल्ला बोल और पटना के गर्दनी बाग में छात्रों के आंदोलन तेज होने से पहले ही बीपीएससी ने चौथे चरण के टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत 32,388 टीचर्स की भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के लिए 1 सितंबर से आवेदन शुरू होगा। पटना में छात्रों का प्रदर्शन, टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन। सम्राट सरकार पर आरजेडी का हल्ला बोल, तेजस्वी करेंगे राजभवन मार्च। शह मार्च का खेल जारी, विपक्ष का प्रोटेस्ट, सरकार की क्या तैयारी। पटना के गर्दनी बाग में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच आज आरजेडी का राजभवन मार्च की तैयारी है। सुबह 11 बजे जेपी गोलंबर गांधी मैदान से तेजस्वी का मार्च शुरू होगा। इसको लेकर आरजेडी ने बड़ी तैयारी की है। तो आरजेडी के हल्ला बोल और पटना की गर्दनी बाग में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच बिहार सरकार एक्शन मोड में है और छात्रों के आंदोलन तेज होने से पहले ही बीपीएससी ने चौथे चरण की विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी टीआरई 4.0 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 32,388 टीचर्स की भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भर्ती प्रक्रिया के लिए 1 सितंबर से आवेदन शुरू होगा। छात्रों के अनशन की शुरुआत के चंद घंटों के भीतर ही बीपीएससी के नोटिफिकेशन के साथ ही सरकार ने विपक्ष की मोर्चेबंदी को कमजोर करने के लिए एक के बाद एक फैसले लिए। अपने राजभवन मार्च से पहले तेजस्वी ने गर्दनी बाग में छात्रों से मुलाकात कर उनके आंदोलन को सपोर्ट किया, तो सम्राट सरकार ने टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज तेजस्वी के मार्च में सिवान प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 के इस्तेमाल को भी मुद्दा बनाया गया है। उससे पहले सरकार ने सिवान के एसपी पूरन झा समेत 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया, तो डीएम का पहले ही ट्रांसफर किया जा चुका है।
बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर को भी मुद्दा बनाया गया था, तो अब भोजपुर के एसपी मिस्टर राज का रोहतास ट्रांसफर कर दिया गया है। सोमवार को भोजपुर के डीएम का भी ट्रांसफर किया गया था। जाहिर है विपक्ष के मुद्दे उठाने से पहले ही सम्राट सरकार उस पर एक्शन ले चुकी है। तो इधर पटना में शुरू हुए छात्र प्रोटेस्ट के पहले दिन ही छात्रों से तेजस्वी यादव की मुलाकात पर बिहार सरकार के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने हमला बोला है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने छात्रों के धरने को सियासी करार देते हुए तेजस्वी यादव को इसका डायरेक्टर बता दिया है। तो आज तेजस्वी जिन मांगों को लेकर मार्च करने वाले हैं उनमें पेपर लीक पर जवाबदेही तय करने, परीक्षा की पवित्रता बरकरार रखने, एग्जाम सिस्टम में पारदर्शिता और AK-47 चलाने के आदेश देने वाले अफसर का निलंबन शामिल है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सीएम की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। पेपर लीक पर जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, परीक्षा की पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। तेजस्वी यादव की नौटंकी है। अब चूंकि बिहार की जनता ने उन्हें खारिज कर दिया, वो पटना में 3 नंबर में आ गए और विधानसभा में जब चलता है तो रहते नहीं हैं, तो कहीं से घूम के आए होंगे, तो उन्हें चूंकि फोटो सेशन कराना होगा और इसलिए वो पहले से उन्होंने ऐसी तैयारी की थी कि गर्दनी बाग में कोई धरना पर बैठेगा, मैं मिलने जाऊंगा और अगले दिन मैं राजभवन जाऊंगा। इसको लेकर के उनकी प्लानिंग रही होगी। चूंकि जो धरने पे बैठे हैं वो ना कोई अभ्यर्थी हैं, न वो TRE-4 में अप्लाई करने वाले हैं, उनका एम कहीं और है और उनका डायरेक्टर भी कोई और है। अच्छा हुआ कि एक ही दिन में एक्टर और डायरेक्टर सबको जनता ने देख लिया। कौन है डायरेक्टर? नहीं, डायरेक्टर तो एक्टर से मिलने गया ही था आज। तेजस्वी यादव की ये पूरी प्लानिंग थी कि झारखंड के इशू से भटकाने के लिए बिहार में भी छात्रों का आंदोलन कराया जाए। आज सम्राट सरकार पर तेजस्वी का हल्ला बोल है, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के मार्च पर सवाल उठाए हैं। ये नेता प्रतिपक्ष है या नेता प्रतिपक्ष विदेश यात्रा? जब लॉन्ग मार्च करने का समय था, इनको गली गली घूमने का था बांकीपुर में, तो ये विदेश यात्रा कर रहे थे बांकीपुर उपचुनाव में। और आज नकली आंसू, घड़ियालू आंसू बहाने के लिए ये आए हैं राजभवन मार्च, छात्र आंदोलन। न इनके पास छात्र है न इनके पास आंदोलन है। आज ये चोर चोरी के खिलाफ बोल रहे हैं। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के धरने को लेकर जारी सियासी घमासान और शिक्षकों की बहाली निकलने के बाद अब छात्रों ने पीटी और मेंस की जगह सिर्फ एक परीक्षा की मांग करते हुए बहाली के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी धरना जारी रखने का ऐलान किया है। हम लोगों की मांग है TRE-4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी है, लेकिन अभी तक एकल परीक्षा की बात नहीं कही गई, तो इसलिए हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दे। कई दूसरी परीक्षाओं में भी पीटी मेंस की प्रक्रिया पहले भी रही है, तो इस परीक्षा में क्या आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सत्येंद्र जैन कुछ ही देर में कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। एसीबी की टीम जैन समेत बाकी सभी आरोपियों को ACB मुख्यालय लेकर पहुंची, जहां उनसे पूछताछ अब की जा रही है। सीवेज ट्रीटमेंट टेंडर घोटाले में सत्येंद्र जैन समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार में सत्येंद्र जैन दिल्ली के जल मंत्री थे। जल बोर्ड सत्येंद्र जैन के मंत्रालय में आता है। उनके कार्यकाल में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार और अपग्रेडेशन के लिए टेंडर जारी हुआ था। टेंडर की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच की। इसी सिलसिले में सत्येंद्र जैन की अब गिरफ्तारी हुई है। सत्येंद्र जैन रात भर सिविल लाइंस के ACB के ऑफिस में रहे। अब उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए लोगों में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व CEO उदित प्रकाश राय भी शामिल है। आरोप है कि उदित प्रकाश ने 1,52,00,000 रुपए की रिश्वत ली। ACB का आरोप है कि ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर्स की शर्तें कुछ इस तरह से तैयार की गई कि एक खास कंपनी को फायदा मिल सके। सत्येंद्र जैन और उदित प्रकाश के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, कंपनी के मालिक नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुर्रा और पंकज वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है।
बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से दिल्ली में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से भड़के अरविंद केजरीवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि पिछला केस भी फर्जी था, यह केस भी फर्जी साबित होगा। बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने लिखा, जिसे मन करता है झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं, इनका झूठ एक बार फिर देश के सामने आएगा। बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वहीं केजरीवाल को दिल्ली बीजेपी और उनके मंत्रियों ने जवाब भी दिया है। जैन की गिरफ्तारी पर दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने पोस्ट करके लिखा कि सत्ता जवाबदेही में देरी तो कर सकती है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकती। दिल्ली डीजेबी की एसटीपी टेंडर प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों के कारण अब पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। कुर्सी बदल सकती है, लेकिन फाइलें तो वही रहती हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने लिखा है कि जो काले कर्म करेगा उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं, और आज फिर से सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सह प्रभारी हैं, पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में क्या करें। उन्होंने हाथ पैर मार के देख लिया, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में करें तो क्या करें। देखिए, एक तो चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी नीयत भी रही है और नीति भी रही है, और कहीं ना कहीं वो अपने इस पाप को इस प्रकार की बयानबाजी में उसका आवरण देकर छिपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, एंड लाइक आई सेड, द लॉ विल टेक इट्स ओन ड्यू कोर्स, एंड आई एम श्योर दैट द पीपल ऑफ दिल्ली विल डेफिनेटली गेट द जस्टिस दैट दे डिजर्व। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को आज इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इमरान खान की सेहत को लेकर चिंता जाहिर करते हुए उन्हें 48 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने आदेश दिया है कि इमरान खान के इलाज और मेडिकल जांच सुनिश्चित करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड भी बनाया जाए। कोर्ट ने इमरान खान के परिवार के लोगों को हफ्ते में किसी एक रोज मुलाकात का मौका भी दिया है। कोर्ट के इस फैसले का इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने स्वागत किया। इमरान खान की पिछले 3 सालों से रावलपिंडी के अडियाला जेल में कैद हैं। अब उन्हें शिफा अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि उन्हें इस बात का अब इत्मीनान है कि इमरान की सेहत की सच्चाई का पता सबको चलेगा, इमरान का इलाज होगा। अलीमा ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इमरान जल्द ठीक होकर एक बार फिर से अवाम की रहनुमाई करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि आज अदालत ने हमें जब मायूस हो गए थे कि इंसाफ कि जब बिल्कुल उम्मीद ख़त्म होगी, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद रखी हुई थी, और आज शुक्र है कि उन्होंने हमें एक ही चीज़ चाहिए थी कि इमरान खान को अस्पताल में का मुकम्मल चेकअप हो। और आज जो जज साहब ने हमने अपने लॉयर से कटारी साहब से भी समझा है, उन्होंने कहा कि उनका अब चेकअप होगा अस्पताल में, उसमें डॉक्टर उज़मा मौजूद होंगी और बोर्ड भी बनेगा, और डॉक्टर उज़मा भी और डॉक्टर फैसल भी उसमें बोर्ड में मौजूद होंगे, ताकि मुकम्मल उनका इमरान खान का मुआयना चेकअप सारा कुछ हो सके। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां एक झूला टूटने से हादसा हुआ। लखनऊ के इंदिरा नगर में सावन महोत्सव के दौरान यह हादसा हुआ। इस हादसे में 3 भाई बहनों समेत 5 लोग जख्मी हुए। चलता हुआ झूले का एक बकेट अचानक टूटा और इसकी वजह से कई लोग जख्मी हुए हैं। झूले का बकेट टूटने से उसमें सवार लड़कियां उससे टकराईं। एक लड़की के चेहरे पर चोट भी आई है इसको लेकर, जबकि बाकी 2 लड़कियों को भी चोट लगी है। हादसे के बाद मेले में चीख पुकार मच गई। फौरन घायल लड़कियों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।
हादसे के बाद झूले की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर किसकी चूक से ये बड़ा हादसा हुआ। घायल नैन्सी और सूर्य के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद झूले के ऑपरेटर से मशीन रोकने के लिए चीख पुकार मची, लेकिन उसने लापरवाही दिखाते हुए झूला तुरंत बंद नहीं किया। भारी हंगामे और लोगों के चिल्लाने के बाद ही झूला रोका जा सका। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि हादसे के बाद मेला संचालक को मौके से पकड़ा गया, लेकिन वो चकमा देकर फरार हो गया। 3 घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 2 लड़कियों को ज्यादा चोटें आने की वजह से ही अभी उनका इलाज जारी है। हमारे हॉस्टल के सामने चल रहे मेले में एक झूले की एक ट्रॉली टूट के गिरी, जो एक के बाद एक उस पर गिरती गई दूसरी ट्रॉली पे। तो हादसे की सूचना मिलते ही हमने अस्पताल की इमरजेंसी टीम को पूरी तरह अलर्ट कर दिया। हमारे हॉस्पिटल में करीब 30-40 लोगों की अचानक भीड़ आ गई और हमारे पास इमरजेंसी में 4-5 मरीजों की संख्या हुई थी, जिसमें 2-3 लोग छोटी चोटों का वो अपना प्राथमिक चिकित्सा लेके चले गए। अभी हमारे यहाँ 2 लोग इमरजेंसी वार्ड में ट्रीटमेंट पा रहे हैं। कैसी चोटें हैं, उन लोगों की गंभीरता क्या है? एक लड़की के तो मल्टी फ्रैक्चर्स मालूम दे रहे हैं और एक की अभी रिपोर्टें आना बाकी हैं। जैसे ही रिपोर्टें आती हैं तो उसके बारे में हम सूचित करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। ये कॉन्क्लेव दिल्ली के ताज होटल में आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन के दौरान सीईओ राउंड टेबल में जापानी दिग्गजों के साथ निवेश की संभावनाओं पर मंथन होगा। सीईओ राउंड टेबल में सीएम योगी के सामने निवेश, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा होगी। इस दौरान एस्कॉट्स, कुबोटा और मिंडा की 3191 करोड़ की परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। साथ ही यीडा में 500 एकड़ की जापानी सिटी पर भी बातचीत होगी। जापानी डेलीगेशन को यूपी में निवेश के मौकों और अलग अलग क्षेत्रों में यूपी सरकार की नीतियों के बारे में बताया जाएगा। अहमदाबाद पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश करते हुए पश्चिम बंगाल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी इमरान और इजामुल हैं। साइबर क्राइम ब्रांच ने इसके साथ ही देश में साइबर ठगी के लिए चलाए जा रहे एक नए तरीके बॉस स्कैम का खुलासा किया। गिरोह का जो जाल है वो भारत के अलावा पाकिस्तान और चीन तक फैला हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने फर्जी सिम और व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए सीईओ और अधिकारियों की पहचान का इस्तेमाल करके करोड़ों की ठगी की। पीड़ितों को फर्जी तरीके से उसके बॉस की तरफ से मैसेज भेजा गया, जो कि असल में ठग भेज रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से 1 करोड़ 30 लाख रुपए रिकवर किए और पीड़ितों को वापस लौटाए। आरोपियों से 7 मोबाइल फोन और 1 राउटर बरामद हुआ है। मॉनसून की तेज रफ्तार के बीच आज आईएमडी ने दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों के लिए बारिश का और आंधी का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जगहों पर 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आईएमडी के मुताबिक आज देश के जिन 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट है, उनमें यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है, जहां भारी बारिश और आंधी के लिए अलर्ट जारी हुआ है। भारी बारिश की वजह से यूपी की नदियां उफान पर हैं, तो हिमाचल में फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। त्योहार नजदीक है, जिसकी वजह से मिलावटखोरों के खिलाफ अब शहर शहर अभियान चल रहा है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र और हैदराबाद तक खाद्य विभाग की टीमें एक्शन में हैं। इसी क्रम में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 130 जगहों पर छापा मारा। मौके से 25 टन से ज्यादा मिलावटी घी बरामद किया। इसके अलावा क्रीम, पाम ऑयल और वनस्पति घी भी भारी मात्रा में मिला है, जिसके बाद टीम ने जब्त करके कार्रवाई की। गुजरात के पालनपुर में एफडीसीए ने 700 किलो मिलावटी चिली सॉस जब्त की है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बाजारों से घी खरीदने वाले सावधान हो जाएं। बाजार से दूध पनीर खरीदने वाले संभल जाएं। बाजार से चिली सॉस खरीदकर खाने वाले अलर्ट हो जाएं। ये 100-200 किलो नहीं, 1-2 टन भी नहीं, पूरे 25 टन मिलावटी घी है, जो बाजारों में बिकने को बिल्कुल रेडी था। अगर आपके यहां भी बाजार से घी आता है तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि हो सकता है कि जिसे आप
शुद्ध देसी घी समझकर ला रहे हों, उसे खाकर आप बहुत बीमार पड़ सकते हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको समझाते हैं। हैदराबाद फूड एडल्टरेशन सर्विलांस टीम ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अवैध रूप से घी बनाने और बेचने वाली यूनिट्स के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर संयुक्त टीमों ने कुल 130 जगहों पर एक साथ छापेमारी की, जिनमें घी बनाने वाली 39 यूनिट्स और घी बेचने वाली 91 दुकानें शामिल थी। मौके से टीम को 36 टन माल बरामद हुआ। रेड के दौरान 25 टन से ज्यादा मिलावटी घी, 8 टन से ज्यादा क्रीम, 1200 लीटर पाम ऑयल, 600 लीटर वनस्पति, 3 तरह के घी के आर्टिफिशियल फ्लेवर और 30 किलो स्टार्च मिला। मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरे रेड्स किए गए। इस रेड्स में 130 इस्टेब्लिशमेंट को चेक किया गया और जिस पे इंफॉर्मेशन पब्लिक की तरफ से मिल रही थी, उसमें 39 घी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे और 91 बेचने के आउटलेट्स थे। उन सब में जहाँ पे कंप्लेंट्स थे वहाँ पे रेड किया गया और रेड करने के बाद जो है जब टेस्ट किया गया, इनको लैब्स में टेस्ट किया गया, तो टेस्ट का रिपोर्ट्स आपके सामने पैरामीटर्स के साथ साइंटिफिक तरीके से वो टेस्ट का रिपोर्ट रखा गया है, जो कि आम पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल है करना। हैरानी की बात यह है कि इस घी में शुद्धता की मात्रा 1% भी नहीं है, यानी पूरा का पूरा घी नकली है। इसमें रिफाइंड पाम ऑयल, पामोलिन, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और घी का फ्लेवर जैसे केमिकल मिलाए गए हैं। इसकी मिल्क में पाम ऑयल मिलाकर, टेक्सचर के लिए स्टार्च, बॉम्बे रावा मिला के, उसके बाद बफेलो घी के लिए अलग कलर मिलाते हैं, मैंडलिन कलर मिलाते हैं, फिर फ्लेवर कलर्स मिलाते हैं, फिर फ्लेवर्स मिलाते हैं, उसका रंग चेंज करके उसको मार्केट में बेच रहे हैं। इन सब जो भी फ्लेवर्स यूज़ किया जा रहा है परमिसेबल नंबर से भी बहुत ज़्यादा, इसमें तो परमिसेबल नंबर ही नहीं, क्योंकि 99.5% ये प्योर होना था, इसमें ये मिक्स कर रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर जो है हमारे सेहत में पड़ रही है, ख़ास करके इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट डिजीज़ में, स्किन डिजीज़ में, किडनी पे, लीवर पे डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट हो रहा है। हैदराबाद के अलावा गुजरात के पालनपुर में एफडीसीए ने करीब 700 किलो चिली सॉस बरामद किया। गुजरात एफडीसीए की रेड के दौरान ये मिलावटी सॉस जब्त किया गया, जिसके बाद लैब में सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और जांच के नतीजों के आधार पर आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्योहार नजदीक हैं तो शहर शहर मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और सबसे ज्यादा एक्शन में महाराष्ट्र की खाद्य विभाग की टीम है। महाराष्ट्र में एफडीए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान एफडीए कमिश्नर ने साफ किया कि अभी कार्रवाई जारी रहेगी। पेरेंट्स भी खुश है, टीचर भी खुश है। मुझे तो काफ़ी लोगों के लेटर भी आए, फ़ोन भी आए हैं, सोशल मीडिया पे डिस्कशन चल रहा है। कुछ छोटे हो सकते, बल्कि आदत अगर कुछ खाने की है उसको बंद किया जाए तो डेफिनेटली उसका स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, लेकिन उनके सेहत के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हाई फैट, सैचुरेटेड शुगर या सॉल्टी प्रोडक्ट है, बच्चों की सेहत के लिए अच्छे नहीं है, इसीलिए वो बैन किया गया है। ये 2020 का रेगुलेशंस के उसको इम्प्लीमेंट करने की लिए हमने ऑर्डर निकाला है और मुझे लगता है कि ये इसका अप्रिशिएशन अच्छा हो रहा है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। कल ही हमने उसकी रिव्यू मीटिंग भी ली है और कुछ आने वाले दिनों में इंस्पेक्शन स्कूल के भी बढ़ेंगे। उनके आसपास 50 मीटर के जो पेरीफेरी एरिया है वहाँ पे अगर HFSS वाले कोई एफबीओ करते हैं उनके ऊपर लाइसेंस भी कैंसिल होगा और कार्रवाई होगी। खाद्य विभाग की रेड जारी है और लोगों से अलर्ट रहने की भी अपील की गई है।